श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव श्री गिरिधर रक्षा सचिव द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय का परिचय कराया जा रहा है। जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के द्वारा। और अब गार्ड ऑफ ऑनर। अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड जनरल सलाम अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड पंजाब जस्ट श्रीमान अंतर सेना पुलिस सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हाजिर है। Major Vikas Sangwan announcing that the guard is ready for inspection, requesting the Prime Minister to inspect the Guard of Honor. And when the inspection begins, the band position there will strike up a slow march. The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister now, through the Lahori Gate, will make his way up towards the ramparts of the Red Fort, from where the flag hoisting ceremony will take place, and then the Prime Minister's address to the nation. सम्मान गारद का निरीक्षण करने के बाद प्रधानमंत्री अब लाल किले की प्राचीर की ओर अग्रसर। विशाल और भव्य लाहौरी गेट, प्रवेश के लिए काठ का पुल, 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा लाहौरी गेट, ऊंचा मेहराबदार दरवाजा, दरवाजे की 3 मंजिलें हैं। यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं। अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब ये प्राचीर यहां नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया। इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। विशिष्ट दर्शक दीर्घा, केंद्रीय मंत्री, आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर dignitaries in the VIP enclosures awaiting the arrival up to the ramparts of the Prime Minister. This is the first level of the ramparts. Raksha Mantri Rajnath Singh and the 3 service chiefs greeting the Prime Minister. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है लाल किले की प्राचीर पर।
प्रथम तल पर उनका स्वागत किया गया। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी के द्वारा विशिष्ट दर्शक दीर्घा, जिसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक सभी आज भारत के स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बनने के लिए ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर उपस्थित हैं। एक बहुत ही खास अवसर हर विशिष्ट व्यक्ति के लिए और हर उस आम नागरिक के लिए जो आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह का हिस्सा बन रहा है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है, राष्ट्र की विकास यात्रा का हिस्सा बनकर, राष्ट्र की प्रगति के पथ का एक अवशेष, एक हिस्सा बनकर, उससे जुड़कर। The people of a democracy, its engines, its driving force, a sampling of right from the ones with the power, the ones that empower, the governed and the governing, all present over here as India comes together to celebrate her 77th Independence Day with dignity, pride, respect, and gratitude. And this is the unity in diversity, the street that epitomizes Chandni Chowk. लाल किले के सामने सर्वधर्म समभाव की अनूठी तस्वीर। लाल किले के ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी, जिसमें पक्षियों का चिकित्सालय भी है, उसी से लगा हुआ बराबर में उसके प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। और ये दृश्य यहां सीधा चांदनी चौक की ओर विशिष्ट दर्शक दीर्घाएं और लाल किले के बिल्कुल बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर जामा मस्जिद, आर्य समाज मंदिर, गुरुद्वारा शीशगंज। लाल किले से शुरू होकर चांदनी चौक जहां समाप्त होता है, वहां फतेहपुरी मस्जिद। ये पूरा इलाका संदेश देता है धार्मिक संभाव का, सद्भाव का, और कहता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। And this is just across the Red Fort, and when we see Chandni Chowk, it's very quiet today because it's a holiday today, a national holiday, but it's one of the oldest and busiest markets in Delhi. पिछले कुछ समय से इस समारोह में कुछ नए आयाम जोड़े गए हैं।
और आज जैसा कि हम सब जानते हैं, आज के समारोह से आज़ादी का अमृत महोत्सव संपन्न होगा और जैसे ही प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव यहां पुष्प वर्षा करते हुए उड़ान भरेंगे। पहले हेलीकॉप्टर में विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और दूसरे में स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा होंगे। 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार की कमान में दी जाएगी। नायब सूबेदार अनूप सिंह गन पोजीशन ऑफिसर होंगे। Foreign dignitaries, special invitees from the different embassies also here, regular presence. In fact, faces are also familiar for many of us who've been in India, the foreign dignitaries, so we see them, they come every year. ये गौरव गाथा है। I think India is celebrated today across the world for its uniqueness, for its tolerance and its diversity in so many ways. There is always a lot of strength in gentleness. There is a lot of strength in acceptance, and there is a lot of sense which one sees as to how we slowly but completely integrate all those who have once been a part of India or are going to be a part of India. That's the beauty of our inclusivity. अनेकता में एकता, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म समभाव, यही है हमारे देश की पहचान। भारत का स्वाधीनता दिवस समारोह, 77वां स्वतंत्रता दिवस, लाल किले के प्राचीर के ठीक सामने राष्ट्रीय ध्वज गार्ड मौजूद है, जिसमें सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के 5 अधिकारी और 128 सैन्यकर्मी मौजूद हैं। कमान संभाली है मेजर अभिनव देथा ने। सेना का जो कंटिंजेंट है उसको लीड कर रहे हैं मेजर मुकेश कुमार सिंह। नौसेना दस्ते की कमान संभाली है लेफ्टिनेंट कमांडर हरप्रीत मान ने और वायुसेना कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं स्क्वाड्रन लीडर श्रेया चौधरी। दिल्ली पुलिस के दस्ते की कमान संभाली है एडिशनल डीसीपी शशांक जायसवाल ने। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ध्वजारोहण करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड द्वारा राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी 8711 फील्ड बैटरी, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार संभाल रहे हैं और गन पोजीशन ऑफिसर हैं नायब सूबेदार अनूप सिंह। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का आगमन लाल किले की प्राचीर पर। Prime Minister Narendra Modi reaching the top level of the ramparts to address the nation. पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रीय सलाम, सलामी, गश्त। International
आसमान चेक चलेगा। भारतीय वायुसेना के 2 उन्नत हेलीकॉप्टर मार्क 3 पुष्प वर्षा के लिए उपस्थित होते हुए यहाँ ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने कुछ ही क्षणों में वो पहुंचेंगे और पुष्प वर्षा करेंगे। यहाँ उपस्थित जन समूह के ऊपर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा इन 2 हेलीकॉप्टर्स में उपस्थित, जिन्होंने हिंडन एयरबेस से उड़ान भरी है। उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, प्रसन्न है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी स्वयं अभिवादन कर रहे हैं इन एयर वॉरियर्स का, इन जांबाजों का, जिन्होंने देश की वायुसेनाओं की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और यहाँ स्वाधीनता दिवस समारोह को एक पुष्पित कलेवर प्रदान करते हुए the ceremonial red and gold flower petals being showered from the air warriors up in the sky. And here, the National Flag Guard marching off, commanded by Major Adityanath. And in a short while from now, the Prime Minister will address the nation. मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है कि जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर 1 पर है। इतना बड़ा विशाल देश, 140 करोड़ देश, कि मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन आज आजादी का पर्व मना रहे हैं। मैं देश के कोटि कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे परिवारजन, पूज्य बापू के नेतृत्व में असहयोग का आंदोलन, सत्याग्रह की मूवमेंट और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनगिनत वीरों का बलिदान, उस पीढ़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आजादी में अपना योगदान न दिया हो। मैं आज देश की आजादी के जंग में जिन ने योगदान दिया है, बलिदान दिए हैं, त्याग किया है, तपस्या की है, उन सबको
आदरपूर्वक नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज 15 अगस्त महान क्रांतिकारी और अध्यात्म जीवन के ऋषितुल्य प्रणेता श्री अरविंदो की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। ये वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के 150वीं जयंती का वर्ष है। ये वर्ष रानी दुर्गावती के 500वीं जन्मशती का बहुत ही पवित्र अवसर है, जो पूरा देश बड़े धामधूम से मनाने वाला है। ये वर्ष मीराबाई भक्ति योग की सिरमौर मीराबाई के 525 वर्ष का भी ये पावन पर्व है। ये बार जो 26 जनवरी हम मनाएंगे वो हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी। अनेक प्रकार से अनेक अवसर, अनेक संभावनाएं राष्ट्र निर्माण में जुटे रहने के लिए पल पल नई प्रेरणा, पल पल नई चेतना, पल पल सपने, पल पल संकल्प, शायद इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता। मेरे प्यारे परिवारजन, इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनीय संकट पैदा किए। जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है, मैं उन सभी परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त होकर के फिर तेज गति से आगे बढ़ेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, पिछले कुछ सप्ताह नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम इतिहास की तरफ नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमिट छाप छोड़ करके जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है। और कभी कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है, छोटी सी घटना लगती है, लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है। हमें याद है 1200 साल पहले इस देश पर आक्रमण हुआ। एक छोटे से राज्य के छोटे से राजा का पराजय हुआ, लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को 1000 साल की गुलामी में फंसा देगी। और हम गुलामी में जकड़ते गए, जो आया लूटता गया, जो जिसका मन चाहा हम पे आके सवार हो गया। कैसा विपरीत काल रहा होगा वो 1000 साल का।
मेरे प्यारे परिवारजनों, घटना छोटी क्यों ना हो, लेकिन 1000 साल तक प्रभाव छोड़ के रही है। लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूं कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई भूभाग ऐसा नहीं था, कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजादी के लौ को जलता न रखा हो, बलिदान की परंपरा न बनाई हो। मां भारती बेड़ियों से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी, जंजीरों को झकझोर रही थी और देश की नारी शक्ति, देश की युवा शक्ति, देश के किसान, देश के गांव के लोग, मजदूर, कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता न हो। आजादी को पाने के लिए मर मिटने के लिए तैयार होने वालों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई थी। जेलों में जवानी खपाने वाले अनेक महापुरुष हमारे देश की आजादी को, इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए लगे हुए थे। मेरे प्यारे परिवारजनों, जन चेतना का वो व्यापक रूप, त्याग और तपस्या का वो व्यापक रूप, जन जन के अंदर एक नए विश्वास जगाने वाला वो पल आखिरकार 1947 में देश आजाद हुआ। 1000 साल की गुलामी में संजोए हुए सपने देशवासी पूरे करते हुए देखे। साथियों, मैं 1000 साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूं, मैं देख रहा हूं फिर एक बार देश के सामने एक मौका आया है। इस ऐसे कालखंड में हम जी रहे हैं, ऐसे कालखंड में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के ऐसे अमृत काल में, यह अमृत काल का पहला वर्ष है। या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम मां भारती की गोद में जन्म ले चुके हैं। और ये कालखंड, मेरे शब्द लिख करके रखिए मेरे प्यारे परिवारजनों, इस कालखंड में जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले 1000 साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है। इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता, जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ है, उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है। मां भारती जागृत हो चुकी है और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है। पिछले 9-10 साल हमने अनुभव किया है, विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है, वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है। विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है, कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास
डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज पूरे विश्व में वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तो भारत यौवन की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है, ये मेरे देश में है। और 30 साल से कम उम्र की नौजवान हो मेरे देश के पास हो, कोटि कोटि भुजाएं हो, कोटि कोटि मस्तिष्क हो, कोटि कोटि सपने, कोटि कोटि संकल्प हो, तो भाइयों बहनों, मेरे प्रिय परिवारजनों, हम इच्छित परिणाम प्राप्त करके रह सकते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश का भाग्य ऐसी घटनाएं बदल देती है, यह सामर्थ्य देश के भाग्य को बदल देता है। भारत 1000 साल की गुलामी और आने वाले 1000 साल के भव्य भारत के बीच में पड़ाव पर हम खड़े हैं, एक ऐसी संधि पर खड़े हैं, और इसलिए अब हमें न रुकना है न दुविधा में जीना है। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए, खोई हुई समृद्धि को प्राप्त करते हुए, हमें फिर एक बार, और ये बात मान के चले, हम जो भी करेंगे, हम जो भी कदम उठाएंगे, हम जो भी फैसला लेंगे, वो अगले 1000 साल तक अपनी दिशा निर्धारित करने वाला है, भारत के भाग्य को लिखने वाला है। मैं आज मेरे देश के नौजवानों को, मेरे देश की बेटे बेटियों को ये जरूर कहना चाहूंगा, जो सौभाग्य आज मेरे युवाओं को मिला है, ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है, और इसलिए हमें ये गंवाना नहीं है। युवा शक्ति पर मेरा भरोसा है, युवा शक्ति में सामर्थ्य है, और हमारी नीतियां, हमारी रीतियां भी उस युवा सामर्थ्य को और बल देने के लिए है। आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले 3 स्टार्टअप इकोसिस्टम में भारत को स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचंभा हो रहा है भारत के इस सामर्थ्य को लेकर के, भारत की इस ताकत को देख करके। आज दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, और आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है, और तब टेक्नोलॉजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है। साथियों, मैं पिछले दिनों G20 समिट में बाली गया था, और बाली में दुनिया के समृद्ध देश, दुनिया के विकसित देश भी, उनके मुखिया मुझे भारत की डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए बारीकियों से जानने के लिए इच्छुक थे। हर कोई इसका सवाल पूछता था, और जब मैं उनको कहता था कि भारत ने जो कमाल किया है ना, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तक सीमित नहीं है। भारत ने जो कमाल कर रहा है, मेरे टियर 2, टियर 3 सिटी के युवा भी आज मेरे देश का भाग्य गढ़ रहे हैं, छोटे छोटे स्थान के मेरे नौजवान। और मैं आज बड़े विश्वास से कहता हूं, देश का ये जो सामर्थ्य नया नजर आ रहा है,
और इसलिए मैं कहता हूं, हमारे छोटे शहर आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं। ये हमारे छोटे छोटे शहर, हमारे कस्बे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आशा और आकांक्षा, प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है। वो सामर्थ्य उनके अंदर है। नए ऐप्स, नए सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी, डिवाइस। अब खेलों की दुनिया देखिए, कौन बच्चे हैं? झुग्गी झोंपड़ी से निकले हुए बच्चे आज खेलों की दुनिया में पराक्रम दिखा रहे हैं। छोटे छोटे गांव के, छोटे छोटे कस्बे के नौजवान, हमारी बेटे बेटियां आज कमाल दिखा रही हैं। अब देखिए, मेरे देश की 100 जितनी स्कूल ऐसी हैं जहां के बच्चे सैटेलाइट बना करके सैटेलाइट छोड़ने की तैयारियां कर रही हैं। आज हजारों टिंकरिंग लैब नए वैज्ञानिकों का गर्भाधान कर रही है। आज हजारों टिंकरिंग लैब लाखों बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे रही है। मैं मेरे देश के नौजवानों को कहना चाहता हूं, अवसरों की कमी नहीं है। आप जितने अवसर चाहेंगे, ये देश आसमान से भी ज्यादा अवसर आपने देने का सामर्थ्य रखता है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से मेरे देश की माताओं, बहनों, मेरे देश की बेटियों को हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। देश आज जब पहुंचा है, अब विशेष शक्ति जुड़ रही है मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य की। आज देश प्रगति की राह पर चल पड़ा है, तो मैं मेरे किसान भाई बहनों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। ये आप ही का पुरुषार्थ है, ये आप ही का परिश्रम है कि देश आज कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मैं मेरे मजदूरों का, मेरे श्रमिकों का, मेरे प्रिय परिवारजन, ऐसे कोटि कोटि श्रमिकों को आज मैं नमन करता हूं, उनका अभिनंदन कर रहा हूं। देश आज जो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, विश्व की तुलना करने वाले सामर्थ्य के साथ नजर आ रहा है, उसके पीछे मेरे देश के मजदूरों का, मेरे देश के श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। आज समय कहता है कि लाल किले की प्राचीर से मैं उनका अभिनंदन करूं, उनका अभिवादन करूं। और ये मेरे परिवारजन, 140 करोड़ देशवासी, मेरे इन श्रमिकों का, रेहड़ी पटरी वालों का, फूल सब्जी बेचने वालों का हम सम्मान करते हैं। मेरे देश को आगे बढ़ाने में, मेरे देश को प्रगति की नई ऊंचाई पर ले जाने में प्रोफेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है, बढ़ती रही है। चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे इंजीनियर्स हो, डॉक्टर्स हो, नर्सिस हो, शिक्षक हो, आचार्य हो, यूनिवर्सिटीज हो, गुरुकुल हो, हर कोई मां भारती का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है। मेरे प्यारे परिवारजनों, राष्ट्रीय चेतना वो एक ऐसा शब्द है जो हमें चिंताओं से मुक्त कर रहा है। और आज वो राष्ट्रीय चेतना ये सिद्ध कर रही है कि भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है भरोसा। भारत का सबसे बड़ा सामर्थ्य बना है विश्वास। जन जन में हमारा विश्वास, जन जन का सरकार पर विश्वास, जन जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास, और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास। ये विश्वास हमारी नीतियों का है, हमारी रीति का है। भारत के उज्जवल भविष्य को जिस निर्धारित मजबूत कदमों से हम आगे बढ़ा रहे हैं, उसका है। भाइयों बहनों, मेरे प्यारे परिवारजनों, ये बात निश्चित है कि भारत का सामर्थ्य और भारत की संभावनाएं विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है। और ये विश्वास की नई बुलंदियां नए सामर्थ्यों को लेकर के चलनी चाहिए।
आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। अब पिछले 1 साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया है। भारत की विविधता का परिचय कराया है। भारत की डायवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है और उसके कारण भारत के तरफ आकर्षण बढ़ा है। भारत को जानने की, समझने की इच्छा जगी है। उसी प्रकार से आप देखिए एक्सपोर्ट, आज भारत का एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ रहा है और मैं कहना चाहता हूं दुनिया के एक्सपर्ट्स इन सारे मानदंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी होगी वो भारत का गौरव कर रही है। कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी और मैं विश्वास से देख रहा हूं कि जिस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियोपॉलिटिकल इक्वेशन की सारे व्याख्याएं बदल रही है, परिभाषाएं बदल रही है और मेरे प्यारे परिवारजनों, आप गौरव करेंगे। बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोड़ देशवासियों आपका सामर्थ्य नजर आ रहा है। आप निर्णायक मोड़ पर खड़े हैं और कोरोना काल में भारत ने जिस प्रकार से देश को आगे बढ़ाया, दुनिया ने हमारे सामर्थ्य को देखा है। जब दुनिया के सप्लाई चेन तहस नहस हो गई थी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर दबाव था, उस समय भी हमने कहा था हमें विश्व का विकास देखना है तो मानव केंद्रीय होना चाहिए, मानवीय संवेदनाओं से भरा हुआ होना चाहिए और तब जाकर के समस्याओं का सही समाधान निकालेंगे। और कोविड ने हमें सिखाया है या हमें मजबूर किया है, लेकिन मानवीय संवेदनाओं को छोड़ करके हम विश्व का कल्याण नहीं कर सकते। आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्ध विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रहा है। ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल सप्लाई चेन, इसमें भारत की हिस्सेदारी, मैं पक्का विश्वास से कहता हूं, आज जो भारत ने परिस्थिति पैदा हुई है, आज जो भारत ने कमाया है, वो दुनिया में स्थिरता की गारंटी लेकर के आया है। दोस्तों, अब न हमारे मन में, न 140 करोड़ मेरे परिवारजनों के मन में और न ही दुनिया के मन में कोई इफ्स है, कोई बट्स है। विश्वास बन चुका है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब गेंद हमारे पाले में है। हमें अवसर जाने नहीं देना चाहिए, हमें मौका छोड़ना नहीं चाहिए। भारत में मैं मेरे देशवासियों का इसलिए भी अभिनंदन करता हूं कि मेरे देशवासियों में एक नीर विवेक का सामर्थ्य है, समस्याओं की जड़ों को समझने का सामर्थ्य है। और इसीलिए 2014 में मेरे देशवासियों ने 30 साल के अनुभव के बाद तय किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। और देशवासियों ने
एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाई और 3 दशकों के जो अनिश्चितता का कालखंड था, जो अस्थिरता का कालखंड था, जो राजनीतिक मजबूरियों से देश जकड़ा हुआ था, उससे मुक्ति मिली। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के पास आज एक ऐसी सरकार है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, देश के संतुलित विकास के लिए समय का पल पल और जनता की पाई पाई, जनता की भलाई के लिए लगा रही है। और मेरी सरकार, मेरे देशवासियों का मन एक बात से जुड़ा हुआ है, हमारे हर निर्णय, हमारे हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। और राष्ट्र प्रथम यही दूरगामी परिणाम, सकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला है। देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है। और लेकिन मैं कहना चाहूंगा, 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई, और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की, तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई। और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए, तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई, और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, और जनता जनार्दन जुड़ गई, तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है। और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करने वाले। दुनिया को युवा शक्ति की जरूरत है, युवा स्किल की जरूरत है। हमने अलग स्किल मिनिस्ट्री बनाई, वो भारत की आवश्यकताओं को तो पूरी करेगी, वो दुनिया की आवश्यकताओं को पूरी करने का भी सामर्थ्य रखेगी। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। मंत्रालय की बनाने की रचना को भी अगर कोई एनालिसिस करेगा ना, तो इस सरकार के मन मस्तिष्क को बड़े अच्छे ढंग से आप समझ पाएंगे। हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया। ये जल शक्ति मंत्रालय हमारे देश के एक एक देशवासियों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, पर्यावरण की रक्षा के लिए पानी के प्रति संवेदनशील व्यवस्थाएं विकसित हो, उस पर हम बल रहे हैं। हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रही है, होलिस्टिक हेल्थ केयर ये समय की मांग है। हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया, और योग और आयुष आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं। हमने दुनिया को हमारे कमिटमेंट के कारण विश्व का हमारे प्रति ध्यान गया है। अगर हम ही हमारे इस सामर्थ्य को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। लेकिन जब मंत्रालय बना तो दुनिया को भी उसका मूल्य समझने आया। मत्स्य पालन, हमारा इतना बड़ा समुद्री तट, हमारे कोटि कोटि मछुआरे भाई बहन, उनका कल्याण भी हमारे दिलों में है। और इसलिए हमने अलग से मत्स्य पालन को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, डेयरी को लेकर के अलग मंत्रालय की रचना की, ताकि समाज के जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए उनको हम साथ लें। देश में सरकारी अर्थव्यवस्था के हिस्से होते हैं, लेकिन समाज की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। उसको बल देने के लिए, उसको आधुनिकता लाने के लिए, और देश के कोने कोने में लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी इकाई को मजबूत करने के लिए हमने अलग कोऑपरेटिव मंत्रालय बनाया। और वो हमारी सहकारी संस्थाएं उसका जाल बिछा रहा है, ताकि गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, और वो भी
राष्ट्र के विकास की योगदान में एक छोटी इकाई का हिस्सा बनकर के उसमें वो योगदान दे रखे। हमने सहकार से समृद्धि का रास्ता अपनाया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम 2014 में आए थे तो हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10वें नंबर पर थे और आज 140 करोड़ देशवासियों का पुरुषार्थ रंग लाया है कि हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है। जो एक भ्रष्टाचार का राक्षस देश को दबोचे हुए थे, लाखों करोड़ के घोटाले अर्थव्यवस्था को डामाडोल कर रहे थे, गवर्नेंस फ्रेजाइल फाइल में देश की पहचान होने लगी थी, लीकेजेस को हमने बंद किया, मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, हमने गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा धन खर्चने का प्रयास किया। और आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं भरती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और तिजोरी का पाई पाई अगर ईमानदारी से जनता जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम के साथ है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीर से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं। आंकड़े देख करके आपको लगेगा इतना बड़ा बदलाव, इतना बड़ा सामर्थ्य। 10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में यह आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड़ रुपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड़ रुपया खर्च होता था, आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है। पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले, जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में 3,000 में बिकती है, वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले। और इसलिए देश की सरकार 10 लाख करोड़ रुपया मेरे किसानों की यूरिया में सब्सिडी दे रहा है। मुद्रा योजना 20 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा मेरे देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, अपने कारोबार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है। और 8 करोड़ लोगों ने कारोबार शुरू किया है तो नहीं, हर कारोबारी ने एक या दो लोगों को रोजगार दिया है। 8 से 10 करोड़ नए लोगों को रोजगार देने का सामर्थ्य ये मुद्रा योजना से लाभ लेने वाले 8 करोड़ नागरिक को करा है। एमएसएमईज को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की मदद से कोरोना के संकट में भी उनको डूबने नहीं दिया, मरने नहीं दिया, उनको एक ताकत दी है। 1 रैंक 1 पेंशन मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का विषय था। 70,000 करोड़ रुपया भारत की तिजोरी से आज पहुंचा है, मेरे निवृत्त सेना के नायकों के जेब में, उनके परिवार में पहुंचा है। सभी कैटेगरी में, मैंने तो कुछ ही गिनाए, मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। हर कैटेगरी में पहले की तुलना में अनेक गुना धन देश के विकास के लिए, कोने कोने में रोजगार पैदा करने के लिए, पाई पाई का उपयोग भारत का भाग्य बदलने के लिए हो, और इसलिए हमने काम किया है। और मेरे प्यारे प्रियजनों, इतना ही नहीं, हमने इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज 5 साल के मेरे एक कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में 5 साल में
13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है। उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। हमने पीएम किसान सम्मान निधि में 2.5 लाख करोड़ रुपया सीधा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है। हमने जल जीवन मिशन, हर घर में शुद्ध पानी पहुंचे, 2 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। हमने आयुष्मान भारत योजना, ताकि गरीब को बीमारी के कारण अस्पताल जाने से जो मुसीबत होती थी उसको मुक्ति दिलाना, उसको दवाई मिले, उसका उपचार हो, ऑपरेशन हो, अच्छे से अच्छी हॉस्पिटल में हो। आयुष्मान भारत योजना के तहत 70,000 करोड़ रुपए हमने लगाए हैं। पशुधन, देश ने कोरोना वैक्सीन की बात तो देश को याद है, 40,000 करोड़ रुपए लगाए, वो तो याद है। लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब 15,000 करोड़ रुपया पशुधन के टीकाकरण के लिए लगाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे परिवारजनों, जन औषधि केंद्रों ने देश के सीनियर सिटीजन्स को, देश के मध्यम वर्गीय परिवार को एक नई ताकत दी है। जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डायबिटीज जैसा हो जाए, 2-3 हजार रुपया दवाई का बिल स्वाभाविक हो जाता है। हमने जन औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपए में मिलती है, वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपए में दी। और आज देश में 1000 जन औषधि केंद्रों से मेरे इन बीमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी, ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड़ रुपया उनके जेब में बचा है। और ये ज्यादातर मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं। लेकिन आज उसकी सफलता को देखते हुए मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, जैसे हम एक विश्वकर्मा योजना लेकर के समाज के उस वर्ग को छूने वाले हैं, अब देश में 10,000 जन औषधि केंद्र से हम 25,000 जन औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, जब देश में गरीबी कम होती है तो देश की मध्यम वर्ग की ताकत बहुत बढ़ती है। और अगर दुनिया में, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल में मोदी का गारंटी है, देश पहले 3 वैश्विक इकोनॉमी में अपना जगह ले लेगा। ये पक्का जगह ले लेगा। आज जो 13.5 करोड़ गरीबी से बाहर आए हुए लोग हैं, वो एक प्रकार से मध्यम वर्ग की ताकत बन जाते हैं। जब गरीब की खरीद शक्ति बढ़ती है तो मध्यम वर्ग की व्यापार शक्ति बढ़ती है। जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तब कस्बे और शहर की
आर्थिक व्यवस्था और तेज गति से दौड़ती है और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थ चक्र होता है। हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं, बिना घर को मुसीबत रहती है, मध्यम वर्ग के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे हैं, हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं और जिसमें ऐसे मेरे परिवारजन जो शहरों में अपना घर शहरों में रहते हैं लेकिन किराए के मकान पे रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, चाल में रहते हैं, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, ऐसे मेरे परिवारजन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेगा उसके ब्याज के अंदर राहत दे करके लाखों रुपयों की मदद करने का हमने निर्णय किया है। मेरे मध्यम वर्ग के परिवार को जब 2 लाख से 7 लाख इनकम टैक्स की सीमा बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाभ सैलरी क्लास को होता है, मेरे मध्यम वर्ग को होता है। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले, आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है, हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं, हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी हैं, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश अनेक क्षमताओं को लेकर के आगे बढ़ रहा है। देश आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है। आज देश रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है, आज देश ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहा है। देश की स्पेस पे क्षमता बढ़ रही है तो देश की डीप सी मिशन में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। देश में रेल आधुनिक हो रही है तो वंदे भारत बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। गांव गांव पक्की सड़कें बन रही है तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रहे हैं। आज गांव गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है तो क्वांटम कंप्यूटर के लिए भी देश तय कर रहता है। नैनो यूरिया, नैनो डीएपी उस पर काम हो रहा है तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल दे रहे हैं। आज किसान उत्पादक संघ एफपीओ का निर्माण हो रहा है तो हम सेमीकंडक्टर का भी निर्माण करने के लिए चाह रहे हैं। हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भारत के निर्माण के लिए काम करते हैं तो हम पैरालंपिक में भी हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा गाड़ने के लिए मेरे दिव्यांग जनों को सामर्थ्यवान बना रहे हैं। हम खिलाड़ियों को स्पेशल ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज भारत पुरानी सोच, पुराने ढर्रे को छोड़ करके लक्ष्यों को तय करके लक्ष्यों को प्राप्त करने की राह से चल रहा है। और जब मैं कहता हूं ना कि जिसका शिलान्यास हमारी सरकार करती है उसका उद्घाटन भी हमारे कालखंड में करते हैं। इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं ना, आप लिख के रखिए, उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना, यह हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आजादी के काल अमृत महोत्सव में
75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाना संकल्प किया था। करीब 50-55 हजार अमृत सरोवर की कल्पना की थी, लेकिन आज करीब 75,000 अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जल शक्ति की ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया हमें जब पूछती है 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखाया। यह मेरे देश का सामर्थ्य है। 5G को रोल आउट किया, दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी, हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 का जो टारगेट तय किया था 21-22 में इसको पूरा कर दिया। हमने इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा कर दिया। हमने $500 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात की थी, वो भी समय के पहले $500 बिलियन से ज्यादा कर दिया। हमने तय किया, जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बने, पार्लियामेंट का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसद के। ये मोदी है, समय के पहले नई संसद बना करके रख दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। और इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, आर्थिक शक्ति बढ़ी है तो हमारी सामरिक शक्ति को भी एक नई ताकत मिली है। हमारी सीमाएं पहले से अधिक सुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैठे हुए मेरे जवान जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश की आंतरिक सुरक्षा के संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक अनेक बधाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं। सेना का अधिकरण हो, हमारी सेना युवा बने, हमारी सेना बैटल के लिए रेडी, युद्ध योग्य बने। इसलिए निरंतर रिफॉर्म का काम आज हमारी सेना में हो रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आए दिन हम लोग सुना करते थे, यहां बम धमाका हुआ, वहां बम धमाका हुआ, हर जगह पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैग को मत छूना, अनाउंसमेंट होते रहते थे। आज देश सुरक्षा की अनुभूति कर रहा है और जब सुरक्षा होती है, शांति होती है, तो प्रगति के नए अरमान हम पूरे कर सकते हैं। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। निर्दोषों के जो मौत होते थे वो बीते हुए कल की बात हो गई है। आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन का एक वातावरण बना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, प्रगति के हर चीज में, लेकिन जब 2047 हम एक विकसित भारत का सपना लेकर के चल रहे हैं तब, और वो सपना नहीं 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। और उस संकल्प को सिद्ध करने के लिए
परिश्रम की पराकाष्ठा भी है और उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है वो राष्ट्रीय चरित्र होता है। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो जो देश संकटों से वो पार करके निकले हैं, उसमें हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर्ण कैटलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हमारा देश, हमारा राष्ट्रीय चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, ये हम सबका सामूहिक दायित्व है। और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले, ये हमारे राष्ट्रीय चरित्र के सिरमौर होना चाहिए। एकता का संदेश, भारत की एकता को जीना, भारत की एकता को आंच आए, न ऐसी मेरी भाषा होगी, न ऐसा मेरा कोई कदम होगा। हर पल देश को जोड़ने का प्रयास मेरी तरफ से भी होता रहेगा। भारत की एकता हमें सामर्थ्य देती है। उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, गांव हो, शहर हो, पुरुष हो, नारी हो, हम सब ने एकता के भाव के साथ और विविधता भरे देश में एकता का सामर्थ्य होता है। और दूसरी महत्व की बात मैं देख रहा हूं, अगर 2047 में हमें हमारे देश को विकसित भारत के रूप में देखना है तो हमें श्रेष्ठ भारत के मंत्र को जीना होगा, हमें चरितार्थ करना होगा। अब हमारे प्रोडक्शन में मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। दुनिया के किसी भी टेबल पर मेक इन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विश्वास होना चाहिए, इससे बेहतर दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। ये अल्टीमेट होगा। हमारी हर चीज, हमारी सर्विसेज होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारे शब्द की ताकत होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी संस्थाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होगी तो श्रेष्ठ होगी। ये श्रेष्ठता का भाव लेकर के हमें चलना होगा। तीसरी बात है, देश में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है और वो है विमेन लेड डेवलपमेंट। आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा विमेन पायलट हैं तो मेरे देश में है। आज चंद्रयान की गति हो, मून मिशन की बात हो, मेरी विमेन साइंटिस्ट उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, मेरी 2 करोड़ लखपति दीदी का लक्ष्य लेकर के आज विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप पे हम काम कर रहे हैं। हम हमारी नारी शक्ति के सामर्थ्य को बढ़ावा देते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट के, और जब G20 में मैंने विमेन लेड डेवलपमेंट के विषय को आगे बढ़ाया है तो पूरा G20 समूह इसके महत्व को स्वीकार कर रहा है और उसके महत्व को स्वीकार कर करके वो उसको बहुत बल दे रहे हैं। उसी प्रकार से भारत विविधताओं से भरा देश है। असंतुलित विकास के हम शिकार रहे हैं। मेरा पराया का के कारण हमारे देश के कुछ हिस्से उसके शिकार रहे हैं। अब हमें रीजनल एस्पिरेशंस को, संतुलित विकास को बल देना है और रीजनल एस्पिरेशंस को लेकर के उस भावना को हमें सम्मान देते हुए, जैसे हमारी भारत माँ का कोई, हमारा शरीर का कोई अंग अगर अविकसित रहे तो हमारा शरीर विकसित नहीं माना जाएगा। हमारा शरीर का कोई अंग दुर्बल रहे तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं माना जाएगा। वैसे ही मेरी भारत माता, उसका कोई एक भूभाग भी, समाज का कोई तबका भी अगर दुर्बल रहे तो मेरी भारत माता समर्थ है, स्वस्थ है, ऐसा बैठ कर हम नहीं बैठ सकते। और इसलिए रीजनल एस्पिरेशंस को हमने एड्रेस करने की आवश्यकता है और इसलिए हम समाज का सर्वांगीण विकास हो, सर्वस्पर्शी विकास हो, भूभाग के हर क्षेत्र को उसकी अपनी ताकत को खिलने का अवसर मिले, उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है।
भारत मॉडल ऑफ डाइवर्सिटी भी है। भाषाएं अनेक हैं, बोलियां अनेक हैं, परिधान अनेक हैं, विविधताएं बहुत है। हमने उन सारे लोगों को आधार पर आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे परिवारजनों, देश के जब मैं एकता की बात करता हूं, तब अगर घटना मणिपुर में होती है तो पीड़ा महाराष्ट्र में होती है। अगर बाढ़ आसाम में आती है तो बेचैन केरला हो जाता है। हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो, हम एक अंगांगी भाव की अनुभूति करते हैं। मेरे देश की बेटियों पर जुल्म न हो, यह हमारा सामाजिक भी दायित्व है, यह हमारा पारिवारिक दायित्व भी है, और ये देश के नाते हम सबका दायित्व है। आज जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को लाते हैं तो पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है। जब आज दुनिया के किसी देश में कोविड के काल में मेरा कोई सिख भाई लंगर लगाता है, भूखों को खिलाता है और दुनिया में वाहवाही होती है, तो हिंदुस्तान का सीना चौड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं, मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा था, तो वहां एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर, उसने मुझे एक सवाल पूछा। उसने कहा, आपके यहां बेटियां साइंस और इंजीनियरिंग के विषयों की पढ़ाई करती हैं क्या? उसमें क्या था? मैंने उनको कहा, आज मेरे देश में लड़कों से ज्यादा बेटियां आज स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, अधिकतम भाग मेरी बेटियां ले रही है। तो उनके लिए अचरज था। ये सामर्थ्य आज हमारे देश का देख रहा है। मेरे प्यारे परिवारजनों, आज 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प में जुड़ी हुई है, और विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनवाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी, और अब मेरा सपना है 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, गांव में 2 करोड़ लखपति दीदी, और इसके लिए एक नया अभिगम भेजा। साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे गांव की महिलाओं का भी सामर्थ्य देखता हूं मैं, और इसलिए हम एक नई योजना सोच रहे हैं कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे, ड्रोन चलाने की, ड्रोन रिपेयरिंग की हम ट्रेनिंग देंगे, और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी, और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इसके कारण हमारे परिवारजनों का, मेरे प्यारे परिवारजनों, आज देश आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। हाईवे हो, रेलवे हो, एयरवे हो, हाईवेज हो, इंफॉर्मेशन वेज, वाटरवेज हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में आज देश काम न करता हो। पिछले 9 वर्ष में तटीय क्षेत्रों में हमने, आदिवासी क्षेत्र में, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में विकास को बहुत बढ़ दिया है। हमने पर्वतमाला, भारतमाला ऐसी योजनाओं के द्वारा समाज के उस वर्ग को हमने बल दिया है। हमने गैस की पाइपलाइन से हमारे पूर्वी भारत को जोड़ने का काम किया है। हमने अस्पतालों की संख्या बढ़ाई है, हमने डॉक्टर की सीटें बढ़ाई है ताकि हमारे बच्चे डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सके।
हमने मातृभाषा में पढ़ाने पर बल दिया है। अब मातृभाषा में वो पढ़ाई कर सके उस दिशा में। और मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो जजमेंट देंगे उसका जो ऑपरेटिव पार्ट होगा वो जो अदालत में आया है उसकी भाषा में उसको उपलब्ध होगा। मातृभाषा का महात्म्य आज बढ़ रहा है। मेरे प्यारे भाई परिवारजनों, आज तक हमारे देश के जो बॉर्डर विलेज हैं, हमने वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज का एक कार्यक्रम शुरू किया है। और वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखिरी गांव। हमने उस पूरी सोच को बदला है। वो देश का आखिरी गांव नहीं है, सीमा पर जो नजर आ रहा है वो मेरे देश का पहला गांव है। अगर सूरज उगता है पूरब में तो उस तरफ के गांव में पहली सूरज की किरण आती है। अगर सूरज ढलता है तो इस तरफ के गांव में आखिरी किरण उसका लाभ मिलता है। ये मेरे पहले गांव है और मुझे खुशी है कि आज मेरे इस कार्यक्रम के विशेष मेहमान, ये जो पहले गांव है, सीमावर्ती गांव है, उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की प्राचीर के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आए। पहली बार वो इतनी दूर तक आए हैं, नए संकल्प और सामर्थ्य के साथ जुड़ने के लिए आया है। मेरे प्यारे परिवारजनों, हमने संतुलित विकास के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशनल ब्लॉक की कल्पना की और आज उसके सुखद परिणाम मिल रहे हैं। आज राज्य के जो नॉर्मल पैरामीटर्स हैं, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कभी बहुत पीछे थे, वो आज राज्य में भी अच्छा करने लग गए हैं। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये हमारे आकांक्षी जिले, हमारे आकांक्षी बॉल अवश्य आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा था, भारत का चरित्र की चर्चा कर रहा था, तो मैंने पहला कहा था भारत की एकता, दूसरा कहा था भारत श्रेष्ठता की तरफ बल दें, तीसरा कहा था विमेन लेड डेवलपमेंट की मैंने बात कही थी। और मैं आज एक बात और कहना चाहता हूं कि हम जैसे रीजनल एस्पिरेशन, मैंने चौथी बात कही थी, पांचवी महत्व की बात, और भारत ने उस दिशा में जाओ, और वो है हमारा राष्ट्रीय चरित्र विश्व मंगल के लिए सोचने वाला होना चाहिए। हमें देश को इतना मजबूत बनाना है जो विश्व मंगल के लिए भी अपनी भूमिका अदा करे। और आज कोरोना के बाद मैं देख रहा हूं जिस प्रकार से संकट की घड़ी में देश ने दुनिया की मदद की, उसका परिणाम है कि आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूप में, विश्व का अटूट साथी के रूप में आज मेरे देश की पहचान बनी है। हमें जब विश्व मंगल की बात करते हैं तब भारत का मूलभूत विचार है, उस विचार को हम आगे बढ़ाने लोग हैं। और मुझे खुशी है कि आज अमेरिकी संसद के भी कई चुने हुए गणमान्य प्रतिनिधि भी आज हमारे 15 अगस्त के इस अवसर में हमारे बीच में मौजूद है। भारत की सोच कैसी है, हम विश्व मंगल की बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, हम जब सोचते हैं तो क्या कहते हैं, हमने दुनिया के सामने ये दर्शन रखा है और दुनिया उस दर्शन को लेकर के हमारे साथ जुड़ रही है। हमने कहा वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हमारा स्टेटमेंट है, आज दुनिया उसको स्वीकार कर रही है। कोविड के बाद हमने दुनिया को कहा हमारा अप्रोच होना चाहिए वन अर्थ, वन हेल्थ। समस्याओं का समाधान तभी होगा जब मानव को, पशु को, पौधे को बीमारी के संबंध में समान रूप से एड्रेस किया जाएगा, तब जाकर के हम करेंगे। हमने G20 समिट के लिए दुनिया के सामने कहा है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इस सोच को लेकर के चल रहे हैं। हमने क्लाइमेट को लेकर के दुनिया जो संकट से जूझ रही है, हमने रास्ता दिखाया है, लाइफ मिशन लॉन्च किया है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमने
दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया और आज दुनिया के कई देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हिस्सा बन रहे हैं। हमने बायोडायवर्सिटी का महत्व देखते हुए बिग कैट अलायंस की व्यवस्था को हमने आगे बढ़ाया है। हमने प्राकृतिक आपदा के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर का जो नुकसान होता है उसके लिए दूरगामी व्यवस्थाओं की जरूरत है और इसलिए कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI एक समाधान के रूप में दुनिया को दिया है। विश्व आज समुद्रों को संघर्ष का केंद्र बना रहा है, तब हमने दुनिया को सागर का प्लेटफॉर्म दिया है जो वैश्विक समुद्रिक शांति की गारंटी बन सकता है। हमने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बल देते हुए WHO का एक ग्लोबल लेवल का सेंटर हिंदुस्तान में बनाने की दिशा में काम किया है। हमने योग और आयुष के द्वारा विश्व कल्याण और विश्व के स्वस्थता की दिशा में काम किया है और आज भारत विश्व मंगल की मजबूत नींव डाल रहा है। इस मजबूत नींव को आगे बढ़ाना हम सबका काम है, हम सबकी जिम्मेवारी है। मेरे प्यारे परिवारजनों, सपने अनेक है, संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट है, नियत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं है, लेकिन कुछ सच्चाइयों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसके समाधान के लिए मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं आज लाल किले से आपकी मदद मांगने आया हूं। मैं लाल किले से आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा है, देश की आवश्यकताओं को जो मैंने परखा है और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज गंभीरतापूर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा। आजादी के अमृत काल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है और इसके लिए शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है,
अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन 3 बुराइयों से मुक्ति पानी है। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना है। जैसे गंदगी हमें नफरत पैदा करती है ना मन में, गंदगी पसंद नहीं है, ये सार्वजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती। और इसलिए हमारे स्वच्छता अभियान को एक नया मोड़ ये भी देना है कि हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति पानी है। सरकार टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी, इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे किया, आंकड़ा सुनोगे तो लोगों का मोदी ऐसा करता है जैसे 10 करोड़ लोग करीब जो गलत फायदा उठाते थे वो मैंने रोक दिया। तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों से अन्याय कर दिया। जी नहीं, ये 10 करोड़ कौन लोग थे? ये 10 करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके विडो हो जाते थे, वो वृद्ध हो जाते थे, वो दिव्यांग हो जाते थे, फायदे लिए जाते थे। 10 करोड़ ऐसे बेनामी जो चीजें चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम, भ्रष्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त की है ना, वो पहले की तुलना में 20 गुना ज्यादा की है। मेरे प्यारे परिवारजनों, ये आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे, 20 गुना ज्यादा संपत्ति को जब्त करने का। और इसलिए लोगों की मेरे प्रति नाराजगी होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मुझे भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। हमारे सरकारी व्यवस्था ने पहले कैमरा के सामने तो कुछ हो जाता था, लेकिन बाद में चीजें अटक जाती थी। हमने पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा अदालत में चार्जशीट की है और अब जमानतें भी नहीं मिलती हैं। वैसी पक्की व्यवस्था को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम ईमानदारी से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। आज परिवारवाद और तुष्टीकरण
इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य किया है। अब लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी, और मैं विशेष बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी, आज मेरे देश के लोकतंत्र में एक ऐसी विकृति आई है जो कभी भारत के लोकतंत्र को मजबूती नहीं दे सकती। और वो क्या है बीमारी? परिवारवादी पार्टियां। और उनका तो मंत्र क्या है? पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए, परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं। और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, हर किसी को हक मिले इसलिए, और सामाजिक न्याय के लिए भी ये बहुत। उसी प्रकार से तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया। अगर सामाजिक न्याय को तबाह किसने किया है तो ये तुष्टीकरण की सोच, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण का सरकारी योजनाओं का तरीका, इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है। और इसलिए हमें तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, ये विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर देश विकास चाहता है, देश 2047 विकसित भारत का सपना का साकार करना चाहता है, तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम किसी भी हालत में देश में भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। इस मूड को लेकर के चलना चाहिए। मेरे प्यारे परिवारजनों, हम सबका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व है। आपने जिस प्रकार से जिंदगी जी है, हमारे आने वाली पीढ़ी को ऐसी जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना, यह हमारा गुनाह है। यह हमारा दायित्व है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हम ऐसा समृद्ध देश दें, ऐसा संतुलित देश दें, ऐसा सामाजिक न्याय की धरोहर वाला देश दें, ताकि छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए उन्हें कभी भी संघर्ष न करना पड़े। हम सभी का कर्तव्य, हर नागरिक का कर्तव्य है, और ये अमृत काल कर्तव्य काल है। हम कर्तव्य से पीछे नहीं उठ सकते। हमें वो भारत बनाना है जो पूज्य बापू के सपनों का था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे स्वतंत्र सेनानियों का सपना था। हमें वो भारत बनाना है जो हमारे वीर शहीदों का था, हमारी वीरांगनाओं का था, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना जीवन दे दिया था। मेरे प्यारे परिवारजनों, मैं जब 2014 में आपके पास आया था, तब 2014 में मैं will arrive here. This guard is in attendance for the wreath-laying ceremony. Here to welcome the Prime Minister here. Prime Minister's car going down kartavya path. And standing there ready to receive him, we have the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff General Adityanath, Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff Admiral Radhakrishnan Hari Kumar, and the Chief of Air Staff Air Chief Nilesh Raj George.
Some of you may recall that in July 2023, Prime Minister Modi was the guest of honor at the Bastille Day parade held in Paris. Later in September, President Macron was our honored guest for the Leaders Summit in India for the G20. President Emmanuel Macron is the fifth head of state from France to be accorded the honor of being the chief guest of the Republic Day parade, and the sixth time that a French leader will attend the celebrations as chief guest since 1976. He has a close relationship with Prime Minister Modi, and France has emerged as one of India's closest partners in Europe. We now would like to learn a little more about this year's Republic Day parade. Chief guest, President Emmanuel Macron. फ्रांस, एक खूबसूरत देश जो अपनी संस्कृति, मुक्त उत्साही लोगों, शानदार शहरों और स्वादिष्ट व्यंजनों से पूरी दुनिया को आकर्षित करता रहा है। भारत और फ्रांस के बीच संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ठ रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में दोनों देशों के दशकों पुराने रिश्ते को एक नई ऊर्जा मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों 2017 में महज 39 वर्ष की आयु में फ्रांस के राष्ट्रपति anchoring the names of 26,000 soldiers who've made the ultimate sacrifice of their lives in the defense of the nation. It has 4 concentric circles and a central obelisk under which burns the Amar Jyot, representing the immortal soldier. The circles are designed as Chakravyu, an ancient Indian war formation. The start of the parade actually begins here when the Prime Minister arrives and is received by the Defence Minister and other officials along with the 3 service chiefs. After being introduced, he is led inside where he places a wreath of remembrance on behalf of the nation. The National War Memorial, representing the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial strengthens the sense of belonging, high moral values, sacrifice and national pride in our citizens. राष्ट्रीय समर स्मारक हमें उन बहादुर सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। कुछ ही समय के बाद यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और वे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राष्ट्रीय समर स्मारक पर 4 चक्र बनाए गए हैं जिसमें आजादी के बाद भारतीय सेना की भागीदारी वाले 6 युद्धक अभियानों की भी जानकारी दी गई है। अमर चक्र पर 15.5 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है जिसमें अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। परमवीर चक्र से सम्मानित सभी 21 अमर बलिदानियों को विशेष सम्मान दिया गया है राष्ट्रीय समर स्मारक पर और सभी परमवीर चक्र विजेताओं की यहाँ कांस्य प्रतिमाएं लगाई गई हैं। देश आज उन्हें नमन कर रहा है। The monument, spread over 40 acres in the heart of the capital city, hallowed grounds where lie enshrined the souls of our soldiers. The Prime Minister paying a solemn homage on behalf of a grateful nation. And you saw those shots taken by the special positioned cameras of Doordarshan, some atop India Gate as it looks onto the National War Memorial. And there you can see the obelisk with the eternal flame, very solemnly dressed for the occasion.
And here at the National War Memorial, there is an inter-services guard comprising 1 officer and 21 inner guards, 7 from each service, along with 6 buglers, 2 from each service, under the command of Major Indrajit Sachin. In fact, when the Prime Minister will arrive here, this guard is in attendance for the wreath-laying ceremony. And here to welcome the Prime Minister here, we have the Prime Minister's carcade going down Kartavya Path. And standing there ready to receive him, we have the Raksha Mantri Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff General Anil Chauhan, Raksha Rajya Mantri Shri Ajay Bhatt, Chief of Army Staff General Manoj Pandey, Chief of Naval Staff Admiral Radhakrishnan Hari Kumar, and the Chief of Air Staff Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhary. इंडिया गेट और मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के बीच स्थित है राष्ट्रीय समर स्मारक। इसे सन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया था। हमारे गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अमर शहीदों को श्रद्धांजलि के साथ होती है। कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से प्रधानमंत्री शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका आगमन हो रहा है राष्ट्रीय समर स्मारक पर। आज के भारत का एक और तीर्थ है राष्ट्रीय समर स्मारक। ये स्मारक अपने वीर शहीदों के लिए राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। श्रद्धा और गौरव, इन भावों का संगम है राष्ट्रीय समर स्मारक। प्रधानमंत्री की अगवानी के लिए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह समर स्मारक पर आगमन देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा सचिव और तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिलते हुए और राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर धीरे धीरे प्रस्थान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री। Bestowing tribute, they say, is practiced not so much in words as in action, honoring and revering those who chose to embrace their lives with courage, discipline, dedication and valor is paying tribute in its finest form. Death may not be a choice, but sacrificing one's life for the country definitely is, and that's why it deserves our deepest gratitude. The Prime Minister will now lead the nation in paying homage to the immortal soldier by laying a wreath at the memorial. The circular wreath, symbolic of eternity, the continuity of life, a circle with no beginning and no end. The evergreens used in the wreath signifying everlasting life. The wreath laying will be followed by 2 minutes of silence to honor and venerate our immortal soldiers, those for whom the nation's safety and protection and integrity came first, always and every time. प्रधानमंत्री द्वारा पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद अंतर सेवा गार्ड सलामी शस्त्र और फिर शोक शस्त्र प्रस्तुत करते हैं।
The buglers sounding the rouse, and the guard commander
ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartavya Path will resonate with of sounds, the clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets, and of course, repeated applause of an highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give
the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगी। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane.
as he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program MannKiBaat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहां पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहां कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं।
members of the diplomatic corps representing their countries, and the common man and woman of India, all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. खास मेहमान, खास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हों, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हों, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम की, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्य पथ पर आगमन का। Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power of India, the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the President's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base, handpicked by the President's Secretariat from mainstream armoured regiments. This unit has been taking part in several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, the Honourable President of India, Srimati Modi, and the Chief Guest is Excellency. Once again, as President Yogi and President Macron will arrive at the saluting base, they will be received by the Prime Minister. It's a great honour to have His Excellency and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our Honourable Chief Guest. India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership.
the President being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day. The President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back for the closing part of the ceremony once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin, and of course there will be a beautiful flower offering right at the beginning. But we can see over here, for the first time, heralding the parade, a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to Rag Revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है।
नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ। ध्वज फॉर्मेशन में 4 मी-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं। उनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए। उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता। उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुबेदार मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the Gallantry Award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khurda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have the 2nd Foreign Infantry Regiment.
the marching contingent comprising 90 legionnaires led by Captain Noel. The legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky, gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past a saluting base. The 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry, led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is 2 days celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है, और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP-2x2K। नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। सारथ नाम का ICV BMP-2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे।
BMP 2x2K का आदर्श वाक्य, पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting days, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle-mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun and Captain Armandeep Singh Ojla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets, developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat O Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepti Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is a highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. The President acknowledging their salutes, as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment, a made-in-India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters in big formation as they move forward, and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का। इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा
गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। ये प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर। And now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR SAM weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. So the audience now feeling the warmth of the sun, and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors of different people from different parts of the country, all adding to diversity, variety and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you Doordarshan's specially placed cameras giving you views, bird's eye views and our Jimmy Jib views, and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests are prominently seated on either side of Kartavya Path, and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests, and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile here on Kartavya Path, marching boots, military music, all continue. And approaching the saluting base, we have the Madras Regiment. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयां हो, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात। इसके ठीक पीछे
गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता, 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हुए। ग्रेनेडियर्स का यह दस्ता, जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की। The war cry Raja Ramchandra ki Jai resounding at Kartavya as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band. Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, 1 Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of 1 Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police, of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए, कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर एएडी कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और एएससी सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार एम राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए
रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Going past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, the contingent of the Bombay Engineer Group and centre being led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest gallantry awards both pre and post-independence. And they have not only proved their prowess in battle, but also utilized their military and technical skills in the development of our nation. Going past the saluting base, behind them, the combined band of the Maratha Light Regiment Centre and the Jat Regimental Centre, along with the AOC Centre, comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. The tune, Throw. Following the band, we have marching forward for the first time kartavya path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullad with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता 80 बैंड वादक जिसमें शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building. In front of the saluting base now, राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा. It showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth and sustained, consistent and invaluable contributions.
now the youngest of the armed forces, the Indian Air Force. The band, led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March. And that is the bars formation. 3 MiG-29 aircraft flying past in big formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari, and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Aluwalia, and Flight Lieutenant Kirti Rohil. Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295, flown by 2 women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Asma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. The gender-inclusive approach of the Indian Air Force. और अब कर्तव्य पथ पर DRDO की झांकी, जिसमें रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत इस संगठन में महिलाओं के प्रयास और उनकी भागीदारी को दर्शाया गया है। नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का सुनीता देवी जेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और गाइडेड मिसाइल्स की विशेषज्ञ हैं। इन्होंने लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है, स्वदेशी। झांकी में DRDO में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है। झांकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है। भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ भारतीय तटरक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी म्यूजिशियन पापनूर जी बाबू की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। तटरक्षक बल के बैंड के ठीक पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता, हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और 3 अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जानें बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन एक जीवन। A change of color now, going past the saluting base. Again, for the first time on Kartavya Path, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan. Following the band, marching smartly past the saluting base, we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra.
The BSF opened its doors to the Mahila officers in 2013 and 3 years later again in 2016. Women became an integral part of all ranks of the border security force. And this is women power. And this is women empowerment. Approaching the saluting base in vibrant Lehariya turbans adorned with saffron hackles and sparkling band instruments, playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band, led by Constable Kashyap Monica Narendra. Marching with the beat, with the rhythm, the CISF Women Marching Contingent, led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty, going past the saluting base. The motto, protection and security. Sunshine spread across Kartavya Path today. सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड कांस्टेबल सोसा अल्पापेन की अगुवाई में देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजाता हुआ सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल हैं। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व कर रही हैं 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर। आकर्षक परिधान, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्य परायणता, असाधारण वीरता, यह है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिमवीरांगनाएं, सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए। और यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। Increased presence of women at Kartavya Path, the Shasastra Seema Bal Band contingent led by Inspector Jaya Sharma. जोश भरा है सीने में, हाथ और है हथेलियों पे जान. That is their tune. As the Defense Minister, Prime Minister and President Macron watch this Special Service Bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war. The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singla, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. The motto of the Sashastra Seema Bal, service, security and brotherhood.
And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi police. The Delhi police band for the first time on the parade, being led by women, Bandmaster Sub-Inspector Ruyangunyo Kensei, playing the Delhi police song. Just behind the band, the Delhi police marching contingent, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade. This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Sugathan, leading the smartly red safa-clad women officers down Kartavya Path to the tune of the Delhi police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi police have been participating in Republic Day parades since 1950. And coming now onto the saluting base, the regal camels of the BSF, the ships of the desert. रेगिस्तान के जहाज का स्वागत कीजिए कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में। आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर बीएसएफ के जवान। गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं ये ऊंट। बीएसएफ का आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बहुत ही आकर्षक ये ऊंट दस्ता, जिसकी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की थी। और इनके ठीक पीछे बीएसएफ का ऊंट बैंड, बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल, और धुन बजा रहा है हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल। Color me with color, color me with grace, and color me with uniqueness. Rajpat, calling out to all who walk past. Visual delight, visuals captured in our mind's eye for posterity. It's turned out to be a beautiful sunny winter day. And giving a crisp word of command, the NCC Girls Marching Contingent, comprising 148 smart, young and vibrant cadets led by Senior Under Officer Punya Ponnamma. With a commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 17 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth uniformed organizations in the world. And now, the NCC Girls Combined Band. This is an all-girl representation this year, and the combined band of the NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Milani, the NCC Girls Northeastern region, is being led by Senior Under Officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, yes, Sare Jahan Se Acha. And the NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent of the NCC, followed by the second NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Tanu Tewatia. 148 cadets in perfect harmony, in perfect discipline, synchronicity at its peak. एनसीसी कैडेट्स के बाद कर्तव्य पथ पर अब बारी है राष्ट्रीय सेवा योजना के मार्चिंग दस्ते की, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है। 200 महिला स्वयंसेवी इसमें शामिल।
दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमांग। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य, मैं नहीं बल्कि आप। सलामी मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता। 120 वादकों का ये दल है। नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी। Decorated jeeps bringing the 19 children given this year's Prime Minister's Bravery Awards. The children who have shown exceptional courage, ability and outstanding achievements, drawn from all over the country, aged between 8 and 17. This year's Bravery Award went to Aditya Vijay Brahmane posthumously. One child each in categories of bravery, science and technology, art and culture, innovation, social service and sports were selected. 9 boys and 10 girls from 18 states and union territories, each awardee getting a medal and certificate. 7 days ago, President Draupadi Murmu presented these 18 children their awards at a glittering ceremony in the capital. Notable to mention is the artificial intelligence that was used for the first time to search for feats of excellence. An essential part of the parade, these young children represent a precious resource, harboring the potential to significantly contribute to the country's advancement. The bird song of the Bugun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh. Largest of the 7 sisters of the Northeast, Arunachal Pradesh literally means the land of dawn-lit mountains. Verdant valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivar Meri Pehchan, which attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. पल पल चलती रेल मेट्रो सुगम सभी का आना जाना परिवार पहचान पत्र से खुशहाली का यह ठिकाना उन्नत खेती मन हर लेती हरियल फसलों का लहराना इतना सब मेरे सूबे में मन क्यों ना चाहे इतराना जय हरियाणा। हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर। बारी है मणिपुर की। मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गी लांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित। मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार, दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है। मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है
और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है। मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों, मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है। सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनी का नाम है। दुर्गा माई की कला ने भारत की शोभा बढ़ाई है। चंदेरी के रेशम ने दुनिया में कीर्ति पाई है। विकसित सक्षम सशक्त समृद्ध हमारा प्यार। From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women empowerment in Viksit Bharat, the state's rich handicraft and handloom sector, by preserving the country's traditional techniques, which have been globally recognized. That's what's being shown. Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh, we now wait the tribal themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times, which are still alive and prevalent in the Bastar division of the state even after 76 years of independence. कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है, उसके दर्शन और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो म्हारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी। राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की झांकी जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और शोषण के खिलाफ था।
And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. सकल विद्यలకు మేమే సాటి విశ్వవిద్యకు మేమే పోటీ డిజిటల్ చదువుల భవితకు ఆస్తి ఇది మా డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ ఆట పాటల అక్షర దోస్తి ఆ ఈ అంటూ పలక బలపం పట్టాము ఏబిసిడి అంటూ ఇంగ్లీష్ మీడియం తెచ్చాము ట్యాబులను చేతిన బట్టి విశ్వవిద్యను నేర్పాము సకల విద్యలకు మేమే సాటి విశ్వవిద్యకు మేమే పోటీ దేశ ప్రగతికి ఇది సోపానం విశ్వవిద్యయే మా లక్ష్యం జయ హో. The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment. Kartila marshals, kartila shams, sharchuk yalmu, kartila shams, sharchuk yalmu, kartila shams, kartila chotma mapulna, lama idam chitila shoes, khandru chos kum kamtila shoes. और अब सलामी मंच के सामने धीरे धीरे शान से अग्रसर होता हुआ तमिलनाडु राज्य की झांकी। इस झांकी में तमिलनाडु के प्राचीन कुदवलय प्रणाली यानी मिट्टी के बर्तन में मतपत्र डालकर चुनाव किए जाने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया है। और अब अगली झांकी है गुजरात राज्य की झांकी, जो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान धोरडो पर आधारित है। इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है, जिसमें कच्ची घर भूंगा, स्थानीय हस्तशिल्प और रोगन कला सम्मिलित है। झांकी में कच्छ गांव की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है। राणो या चिंधो राज मेरे भेड़ू राणो या चिंधो रे राणो या चिंधो राज मेरे भेड़ू राणो या चिंधो रे पई फुले जी भर रे राणा रोने या जुणी रात पई फुले जी भर रे राणा रोने या जुणी रात उतारा डिंधा योरणा रे राणा उतारा डिंधा उतारा डिंधा योरणा रे राणा उतारा डिंधा बिया मेरी जा बोल रे राणा रोने या जुणी राणो अचिंधो राज में भेड़ो राणो अचिंधो रे राणो अचिंधो राज में भेड़ो राणो अचिंधो रे राणो अचिंधो रे। From Gujarat, it's time to move on to Meghalaya. The tableau opens an enchanting display of Meghalaya's cherry blossoms, transforming the landscape into a canvas awash in delicate shades of pink. मेघालया कली की जिस
These diverse themes intricately weave together, encapsulating Meghalaya's cultural richness, natural wonders and communal spirit. And here comes Jharkhand, transporting us through the rich heritage of Tussar silk, once known as Kosa or Vanya silk. The tableau showcases the resilience of tribal women in production of Tussar silk. और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। आज धरा के भाग्य खोले हैं पवन बेलाई, राम लला ने जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले, नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले, छठी धुंध उत्तर प्रदेश की साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इन सभी को झांकी में दिखाया गया है। और अब सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ तेलंगाना राज्य की झांकी। ప్రజాస్వామ్య స్థాపనకి పునాదిగా నిలిచెనే గాంధీ వల్లభాయ్ పటేల్ సుభాష్ చంద్ర బోసులు రామ్జీ గొండు కొమరం భీమ్ వీరనారి ఐలమ్మలు ఎందరో యోధుల సమరాలే ప్రజల హక్కుల నిలిపెనే స్వేచ్ఛ కోసం పోరు చేసి వెలుగై నిలిచిన రామ్జీ గొండు గడి కొరల గల్లా పట్టి కొంచి కొట్ట చిట్టాలమ్మ జల్ చంకల్ జమీన్ చంకుకి తుడం కొట్ట కొమరం భీమన్న तेलंगाना की इस भव्य झांकी में जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आजादी आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा को बखूबी दर्शाया गया है। And the next tableau approaching the saluting base, Indian Space Research Organization. The Chandrayaan-3 tableau depicts the successful soft landing of the Chandrayaan-3 spacecraft on the moon near the South Pole. अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने लगा भारत परिवार, प्रगति पथ पर हो रहा देश आज गतिमान, इसरो विकसित भारत की पहचान। आर्यभट्ट भास्कर रोहिणी से शुरू हुआ इसरो का सफर, चंद्रयान और मंगलयान से पहुंचा नई ऊंचाइयों पर, और अब गगनयान मिशन से रचे नया इतिहास, इसरो विकसित भारत की पहचान, इसरो विकसित भारत की पहचान। The next tableau approaching is of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. The visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research aligns with the Viksit Bharat theme and is on the purple revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir. Highlighting agro-technical developments, the distillation unit for extracting essential oil from lavender flowers. लेवेंडर हर एक खेत में लगाओ, ई ट्रैक्टर घर घर ले आओ, कम लागत में मुनाफा कमाओ, सारे किसान
The all-women CSIR tableau showcases achievements under government's initiatives of scientific developments. और अब इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई। ये झांकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है, जिसका देश के स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। नए डिजिटल युग में हम साथ हैं, बदल रहे हैं हम, आत्मनिर्भर भारत यहाँ, शिक्षा चिकित्सा समाज को मिल रहा है साथ नया। और अब कर्तव्य पथ पर शान से सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की झांकी, जो सागरमाला प्रोजेक्ट पर आधारित है। मंत्रालय द्वारा महिलाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ नीली अर्थव्यवस्था की संचालक नारी शक्ति को इस झांकी में दर्शाया गया है। सागर तट संपन्न बन रहे, सफल हो रहे नए प्रयास, अधिक हुई क्षमता में वृद्धि, बंदरगाहों का हुआ विकास, नारी शक्ति ने कदम मिला नभ में, फैलाया नया उजास, पोत परिवहन से संभव हो पर्यटन का हुआ विकास। सागरमाला, 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 सागर। And the next tableau arriving is of ITBP, Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs tableau on vibrant villages through symbolism and various themes depicts how rich culture, activities and infrastructure development, including roads in the vibrant villages, are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. The next tableau is of Ministry of External Affairs. The MEA tableau depicts successful completion of India's G20 presidency and its achievements. It reflects India's leadership of addressing global issues in an ambitious, decisive, inclusive and action-oriented manner. धरती एक कुटुंब है, जुड़ेगा छोर छोर, आशा से विश्व देखता है भारत की ओर। G20 अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया, दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया, मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी भोर, आशा से विश्व देखता है भारत। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपान चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र, एकता का उत्सव है। साथ ही दोहराती है कि मतदाता की पृष्ठभूमि इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा, विकसित भारत का प्रतिबिंब।
इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बहुत बखूबी प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशिकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. The theme, Vande Bharatam, Nari Shakti. For the third year, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza, Vande Bharatam. 1,500 dancers, 30 folk dance styles, 199 are tribal dance artists. We have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Natak Academy and the zonal cultural centers, an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female artists, we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood. Of the masks that will be seen here, 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. Kuchipudi, Kathak, Bharatanatyam, Satriya, Odissi, Manipuri, Mohiniyattam. You name the dance form, they are all going to be represented here. Beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity. It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation, a nation we call home, a nation that we belong to. Cultural performances, Vande Bharatam depicting Nari Shakti, here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify with a particular dance style, familiar to them, close to them, or close to their state. So everybody all set to witness this beautiful segment
of the Republic Day parade as India comes together to celebrate its 75th Republic Day. A lot of agencies have put in their effort to synchronize the sound system, each dancer beautifully choreographed and synchronized. भारत यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों से समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे भारतम, नमन तुझे, नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे, है नमन तुझे, है नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे। संकल्प लिए जो भी हमने उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है।
धरती त्याग और तप की है, शांति का मार्ग दिखाती है, इसीलिए ये भारत भूमि शांति दूत कहलाती है। संकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्रण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व, एकता और एकजुटता। हम में रहे कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर। जय है जवान, जय है किसान, जय है विज्ञान, जय है अनुसंधान। नारी शक्ति, युवा शक्ति, नारी शक्ति और युवा शक्ति करते प्रगति में योगदान। जय है जवान, जय है किसान। संस्कृति हमारी गौरवशाली, संस्कार हमारे बलशाली। विरासत हमारी है निराली, क्यों गर्व करें ना हम वंदे भारतम, आ रहे हैं हम वंदे भारतम। पहुंच कर शिखर पर ही लेंगे अब हम दम, आ रहे हैं हम वंदे वंदे, तो आ रहे हैं हम भारतम भारतम वंदे भारत। संकल्प लिए जो भी हमने, उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है। वंदे भारत, वंदे भारतम, वंदे भारतम, वंदे भारतम भारतम। वो क्षितिज पर 2047 का सूर्य प्रकाशित कर रहा है विश्व को
भारत की विश्व शक्ति किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व कुटुंब के लिए ये हो सकता है, हो के रहेगा। वर्ष 2047 हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया गया। The appreciation of the spectators, palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of color, music, classical dance traditions, contemporary and modern dance styles, a huge, expansive canvas of cultural pageantry being displayed, Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, we now await the grand spectacle. The motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground, and then the grand finale where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. The excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavya Path. The debut of this year's Republic Day Parade. The riders have obviously been training for a very long time to display their skills here. The crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by. We have the invited guests from various states and union territories, dressed in their traditional attire, also witnessing this historical parade. Paying attention to what is going on the ground. President Macron, Prime Minister Modi, all watching. The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting days. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in the stipulated time, but also have to be alert to any untoward event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on the motorcycle as she salutes. सहायक कमांडेंट सीमा नाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए, और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का, जिसमें रीता बिस्ट कांस्टेबल के साथ 8 महिला कार्मिक शामिल, वर्सटैलिटी का प्रदर्शन करते हुए इसके ठीक पीछे सर्वत्र सुरक्षा सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी की महिला कार्मिक। Seema Prahari, 15 women along with Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent, Inspector Sahnaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography requires innumerable hours of practice and exacting standards.
And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 others, proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivlila with 9 others, single-minded concentration, allowing them to perform on those beam roles. Constable Vijeta Balale Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. सीआरपीएफ बीएसएफ की ये महिला कमान इस समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शौर्य का असाधारण उदाहरण पेश करते हुए अनंतता, तेजस्विता, छू लो आसमान जैसे फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, रोमांचित है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब, जानदार, यादगार प्रदर्शन का। Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today. Constable Neelam Grave with 2 others, Constable Poonam with 5 others, doing the Chandrayaan. Achieving greater heights, women of the SSB, CRPF and BSF. Ekagrata, Constable Sheikh Kajal Ilahi with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between personnel. A teamwork that is on display. अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है समन्वय स्थिरता। इसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशंस यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल। समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. Nari Shakti, balancing things at home, balancing at work, and now balancing with perfection on Kartavya Path. Breathtaking formations, perfect balance, totally focused and seemingly effortless. So after gravity-defying feats on the ground, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present a breathtaking fly-past. Precision at tremendous speeds will be on display today, and we will witness some awe-inspiring aerobatics done with professional precision. In fact, traditionally, fly-pasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills, and delight the public. उत्सुकता से इंतजार है यहाँ पर हर व्यक्ति को कि कुछ ही देर में यहाँ वायुसेना के हवाई जहाज कर्तव्य पथ के ऊपर से जब गुजरेंगे, एक शानदार फ्लाई पास्ट, और उसके लिए आने वाले जितने भी हवाई जहाज हैं वो देश के अलग अलग वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं।
बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। फ्लाई पास्ट वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहाँ शानदार फ्लाई पास्ट। And today we are showing you actually aerial shots taken specially to actually make this whole fly past become very real for you. And these are shots taken from Prachand, the first formation, which is in a short while from now will go past the saluting base. And these shots have been specially procured and are presented here so that not only do you get a real, or if you want to say surreal experience of the complete fly past, and to herald the beginning of the second innings, the Prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter flanked by the Apache and indigenous advanced light helicopter Mark IV in arrow formation led by Group Captain Deepak Vishnoi. The Apaches are from 125 Helicopter Squadron. Gladiators being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, Vayusena Medal, with Squadron Leader Ragi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the Tank Busters. और प्रचंड फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी तंगेल। ये दृश्य कैसा दिखता है, ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और 2 डॉनियर विमानों के साथ विग फॉर्मेशन में यहाँ से गुजरेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयर ड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। विंग कमांडर AK सिंह और विंग कमांडर HD काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनियर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट N गुरुनाथन। तंगेल फॉर्मेशन में निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ। वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए। And in the misty skyline we can see the Tangel formation. Our cameras are trying their best to catch perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage Flight with 2 Dorniers of 41 Squadron in big formation, going past the saluting base. And now after Tangel, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. And these are shots from the formation taken, and these are not live shots, we'd like to remind you. This formation will be led by the C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11th Squadron, being captained by Group Captain Prashant Singh Negi and Wing Commander Vikram Seth, with 2 C-130J tactical transport aircraft in big formation being flown by Group Captain Ankit Raj Singh and Squadron Leader Sparsh Helawat to the right, and Wing Commander Manish Vyas and Squadron Leader KV Prasad to the left, all from 77th Squadron known as the Veiled Vipers. कर्तव्य पथ के ऊपर अर्जुन फॉर्मेशन, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर यह फॉर्मेशन। कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को, लेकिन उत्सुकता बरकरार। और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है। ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टी रोल
सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the Netra formation. Eyes in the skies. एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन एस गुणाशेखरन, सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ विंग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle leading this formation with two Su-30s of the Indian Air Force in Vic formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today. वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन। शक्ति का प्रतीक भीम और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है, और इसके साथ दो सुखोई 30 विमान स्क्वाड्रन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. So as we shared earlier, it's a cloudy sky, and the pre-recorded visuals are definitely very clear, giving you clarity. But today, though we all did pray to the sun gods, but yes, we got some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that. All Jaguars. Formation derives its name from Amrit Kal, India's vision for 2047. And the Arrowhead formation will be flown by 6 Jaguar aircraft led by Group Captain Nagendra Abhishek along with his wingmen, Wing Commander Manorat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons popularly known as the Bulls and the Tuskers respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की आकाश में ओझल हो गए 6 जैगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से। फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafale aircrafts, the Vajrang formation meaning diamond bodied, showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Abhishek Tripathi with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde and Squadron Leader Vijay Chandgade, all from 101 Squadron known as the Falcons.
त्रिशूल फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure, and the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya path, also called vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17th Squadron known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच, बहुत ही शानदार समापन, शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का। Absolutely. So, though the parade here concludes at Kartavya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people, today with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian. But yes, we have a lot to celebrate too. A young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along with the chief guest for today's parade back to Rashtrapati Bhavan. As we reach the culmination of the 75th Republic Day Parade, all the officials standing in line. We now see the President's bodyguard the presidential carriage moving forward to position. The 75th Republic Day Parade is not just a spectacle. It is a reflection of India's journey over the past 7 decades and a glimpse into its future aspirations.
Cries of Bharat Mata Ki Jai resounding in the atmosphere as the presidential carriage moves forward. And the president, escorted by the Prime Minister and other guests who were seated in the special enclosure, coming down the steps to acknowledge the presence of the three chiefs, the Chief of Defence Staff, the Defence Minister, and other dignitaries who are present here. Everyone waiting to see this spectacular display of military power, presidential pomp and pageantry. इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है। इस बार विशेष रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अतिथियों को यहां बुलाया गया। उनके लिए विशेष दीर्घाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति, आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति, प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से। माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान, जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर ये बग्घी आई थी और आज ये भव्य समारोह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। The President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, ready to depart from the venue, along with the chief guest for today's parade, the President of France. And today, as President Draupadi Murmu leaves the saluting base, she carries with her the warmth of another parade, showcasing India in all its myriad colors, forms and strengths. An aspiring nation on the move, a country coming into its own, learning and growing, and yet at times leading with knowing, capable, paradoxical, dependable and vocal. Not very describable, but yes, very relatable. In fact, in India, similarities make us one and our differences make us strong. And as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartavya, the thousands who came to see the parade go back home, we once again wish with all our warmth Republic Day greetings. It's a day of celebration. The President's bodyguard now getting the command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort the dignitaries towards Rashtrapati Bhavan. Warm smiles, warm feelings
and a warm sense of satisfaction. So all those who got out early in the morning seem very content. Yes, it was worth it. Yes, it was worth coming out here to see India, a resplendent vision, a slice of our country. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ कर्तव्य पथ से रायसीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जोशीले जवान, रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर और बाईं ओर अपने घोड़े पर लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव, राष्ट्रपति जी की बग्गी की अगुवाई अपने घोड़े अर्जुन पर रिसालदार सुंदर सिंह तंवर कर रहे थे। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के बाद एक के बाद एक गण्यमान्य अतिथि समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे। उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं, जिन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का अलौकिक प्रदर्शन देखा, जिन्होंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच से। The Vice President, Shri Jagdeep Dhankar and his wife, Dr. Sudesh Dhankar, taking leave from the saluting base. As each of the dignitaries will slowly move from this venue, the Honorable Prime Minister making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here, and the guests are really excited to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters. This festival of people's power on display here, a parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the Republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation. India, the mother of democracy, and Viksit Bharat. The Prime Minister acknowledging the presence of the special invitees, a lot of women who are here, specially invited to participate in the Republic Day Parade from distant corners of the country. You can see a section of the Northeast represented there. ये समारोह का वो हिस्सा है जिसका यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इंतजार रहता है, प्रतीक्षा रहती है, जब प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत ही रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं। ये वो दीर्घाएं हैं जहां पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी और आनंद सूत्र के बुनकर और कारीगर, इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के लोग, गांव के अलग अलग प्रतिनिधि, ये सभी यहां पर मौजूद और इनकी दीर्घाओं के सामने से प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। Indeed, the Prime Minister has always broken the barriers of security
which is actually a matter of concern for the security persons who are on duty here. But the Prime Minister has to acknowledge and celebrate the contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. And when India chose to become a democracy, it set for itself a daunting and difficult path. Because to uphold democratic principles in a country that was yet to experience unity as a separate entity, and that too in a nation that was as diverse as one could long the enclosures, that as the largest democracy in the world, India has kept its democracy vibrant and strong. Its people are its priority. Its people